हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग इस वीडियो में हमारा ये यूनिट नंबर 4 और थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, आई होप सबका ध्यान होगा और अच्छे से होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देयर इज ऑलवेज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ओके, दो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में और वो दोनों का एक दूसरे को रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। अब सवाल ये उठता, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल प्रॉमिस? एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए परफॉर्मेंस करेगी और दूसरी पार्टी पहले वाली के लिए परफॉर्मेंस करेगी। ओके, सिंपल मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान के चलो, एक बंदा है, दूसरे बंदे को पहुंचाने वाला था वीट, लेट से 100 केजीज ऑफ वीट सप्लाई करने वाला था और दूसरा बंदा उसे पैसे देने वाला था। ओके, तो आपको नहीं लग रहा कि दोनों के यहां पे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो रहे? रेसिप्रोकल बोले तो एक दूसरे को दिए हुए। एक बंदा दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे वीट सप्लाई करूंगा और दूसरा बंदा उसे प्रॉमिस कर रहा है कि चल मैं तुझे पैसे दूंगा। ओके, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, तो एक बात हमेशा याद रखना, देयर इज ऑलवेज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, जब दो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस करती है। ओके, ये पार्टी कुछ ना कुछ सामने वाली के लिए करेगी और ये पार्टी उस दूसरे पार्टी के लिए करेगी। उसी को तो हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं ना बच्चों। तो कंसिडरेशन का मतलब होता क्या है? समथिंग इन रिटर्न। तो जब आप किसी के लिए कुछ करोगे तभी वो सामने वाला भी आपके लिए कुछ करने वाला है। ओके, तो कंसिडरेशन यही तो होती है। तो हमारे हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में याद रखना, देयर विल ऑलवेज व्हाट योर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का परफॉर्मेंस कैसे करना, कब करना, ये सब बातें हम लोगों को यहां से सीखनी पड़ेगी। ओके, तो हम लोग अब सीखने क्या जा रहे बताना, हम लोग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के लिए यहां से सीख के जाने वाले। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान में रखो, यहाँ पे पूरा की पूरा रीडिंग का पार्ट है एंड यहां से आप पकड़ के चलो, पूरा सिंपल पार्ट भी रहेगा। आप जस्ट रीड कर लोगे, उतने में खटाक करके दिमाग में बैठ भी जाएगा। बट फिर भी जहां डिफिकल्टी आई तो हम लोग वहां नोट्स वोट्स भी बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली उसको पढ़ भी लेंगे। ठीक है, द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज कंटेंट इन सेक्शन 51 to 58। तो 51 से लेके 58 तक तुम्हारे जितने भी सेक्शंस है वो सारे के सारे परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के हैं। ओके, मतलब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कैसे परफॉर्म करना, तो इससे रिलेटेड आपका क्या है बताना, आपका ये पूरा 51 से लेके 58 तक का आपको यहाँ पे सेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो 51 से 58 काय से रिलेटेड है? ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से रिलेटेड है। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक 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 सेक्शन। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है सेक्शन 51। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग हियर विच सेक्शन, सेक्शन 51। ठीक है, अब ये 51 सेक्शन ने क्या, तो बच्चों सेक्शन में लिखा ऐसे क्या है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म, no promiser need to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। ओके, तो इसका साफ साफ शब्दों में मीनिंग बताओ तो सिंपली इसका मीनिंग ये निकलता, जब आपको दो प्रोमिसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने, मतलब प्रोमिसर को भी परफॉर्मेंस करनी है एज वेल एज प्रोमिसी को भी परफॉर्मेंस करनी है, तो जब इन दोनों की परफॉर्मेंस होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन है, तो प्रोमिसर तभी परफॉर्म करेगा जब आपका प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। और अगर प्रोमिसी रेडी नहीं है, विलिंग नहीं है परफॉर्मेंस करने के लिए, तो फिर प्रोमिसर को भी अपना प्रॉमिस कोई परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। तो एक हम लोग छोटी सी बात देखते हैं, मैं जैसे आपको बताता हूं वो शायद आपको एकदम दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ओके, अब जैसे ए और बी ये दो पर्टिकुलर बंदे हैं और इनके बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए क्या करेगा, ए बी को वीट सप्लाई करने वाला है। ओके, ए बी को क्या सप्लाई करेगा? वीट। हाँ, लेकिन बदले में इस बी ने क्या करना चाहिए बताना, बी ने पैसा देना चाहिए। और ये पैसा किसको देना चाहिए बताना? ए नाम के बंदे को। तो आपको नहीं लग रहा कि यहां पे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है? ए ने प्रॉमिस किया है वीट सप्लाई करने के लिए
और फिर बी ने प्रॉमिस किया पैसा देने के लिए, ठीक है। तो ये ए जो है, ये ए अपना परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस तभी करेगा, मतलब ये व्हीट सप्लाई तभी करेगा जब ये बी रेडी और विलिंग हो। बात समझ में आ रही है? जब ये बी क्या होगा, रेडी एंड विलिंग होगा टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। अब बी ने क्या प्रॉमिस दिया था कि मैं तुझे पैसा दूंगा, तो अगर बी ये प्रॉमिस करता है या उसका खुद का प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए रेडी एंड विलिंग होगा, तो ही इस ए ने अपना परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस करना चाहिए, ठीक है। तो अगर बी पैसा देने को रेडी नहीं, मतलब अपना परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर ए इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो ए को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ओके। तो बात बहुत सिंपल है, जब वहां पर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, तो अगर साइमल्टेनियसली रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आपको परफॉर्म करने पड़े, तो प्रॉमिसर को तभी परफॉर्मेंस करना पड़ेगी जब प्रॉमिसी विलिंग है और रेडी है अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए। इफ प्रॉमिस इज नॉट रेडी, नॉट विलिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, तो ऐसा पकड़ के चलना ये ए, मतलब ये प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म। ये बाउंड टू परफॉर्म रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? आप देखो, इसमें परेशान मत होना सर प्रॉमिसर किसको बोलते, प्रॉमिसी किसको बोलते। मैं सिंपली एक ही शब्द में बोलूंगा आपको, जिसने प्रॉमिस किया तो वो प्रॉमिसर होता। तो आप देखोगे तो प्रॉमिसर ए भी है और बी भी है। क्यों? ए ने प्रॉमिस किया मैं व्हीट सप्लाई करूंगा और बी ने प्रॉमिस किया मैं पैसे दूंगा, तो वैसे तो दोनों प्रॉमिसर है, तो उसमें एकदम परेशान मत हो जाना। वैसे तो दोनों प्रॉमिसर है, जो प्रॉमिस देता उसे प्रॉमिसर बोला जाता, ओके। हाँ, बट हम लोग अभी फिलहाल के लिए इसको अगर प्रॉमिसर पकड़े, ए को प्रॉमिसर पकड़े, तो ये प्रॉमिसर तभी परफॉर्म करने के लिए लाइबल होगा, बाउंड होगा, जब ये बी, मतलब अब इस केस में प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग होगा टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, ओके। तो तब जाके उसे आप लोग परफॉर्मेंस करना बोलोगे। तो देखो, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म, और जिन्हें साइमल्टेनियसली परफॉर्म भी करना पड़ता है, नो प्रॉमिसर नीड टू परफॉर्म, किसी भी प्रॉमिसर को परफॉर्मेंस करनी नहीं पड़ेगी, अनलेस द प्रॉमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो जब तक ये प्रॉमिसी रेडी नहीं है अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, विलिंग नहीं है अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, तब तक ए लाइबल नहीं होगा परफॉर्मेंस देने के लिए। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, ये होगा आपका पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 51, ओके। इसका एक एग्जांपल भी दिया है, A and B contract that A shall deliver the goods to be paid for B by on delivery, okay। मतलब A B को कुछ गुड्स डिलीवर करेगा और B डिलीवरी के बाद पेमेंट करेगा, ओके। A need not to deliver the goods, तो फिर A को डिलीवर करने की जरूरत नहीं होगी, unless B is ready and willing for the goods। मतलब अगर B रेडी नहीं है, विलिंग नहीं है पैसा पे करने के लिए, तो फिर ए को कोई जरूरत नहीं है वहां पर डिलीवरी देने के लिए, ओके। अब वैसा देखा जाए तो ये सेक्शन की वर्डिंग में ही समझ जाता, बट फिर भी उन्होंने यहाँ पे एनालिसिस दिया है और उसी चीज को वापस से दोहराया, वो उसी चीज को वापस से समझाए। हम लोग फटाफट पढ़ के निकल जाएंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, आई डोंट थिंक कि यहाँ कोई डिफिकल्टी आपको आएगी भी, ओके। देखो क्या बोलता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मे हैव टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, मतलब जब आपको साथ में ही रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस परफॉर्म करने पड़ते, और वन आफ्टर द अनदर, मतलब एक के परफॉर्मेंस के बाद दूसरा करना पड़ता है। वेयर ए प्रॉमिसेस टू डिलीवर राइस एंड बी प्रॉमिसेस टू पे प्राइस ऑन डिलीवरी। अब मैंने व्हीट लिया, बस उसने राइस लिया, और कुछ फर्क नहीं है। बोथ द प्रॉमिस आर टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, अब ये दोनों प्रॉमिसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने चाहिए, and both A and B must be ready and willing to perform their respective promise। अब ऐसे केस में दोनों ने भी रेडी रहना, विलिंग रहना अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, ओके। Such promises constitute concurrent condition and the performance of one of the promise is conditional on the performance of the other। ये concurrent condition होती है, मतलब तू परफॉर्म करा तो मैं परफॉर्म करूंगा, इसको बोलते हैं concurrent condition, ओके। मतलब डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो जब ऐसा रहेगा तो
दूसरे की परफॉर्मेंस पर डिपेंड रहेगी अपनी परफॉर्मेंस। अगर वो परफॉर्म करेगा तो हम भी परफॉर्म करेंगे। इसको बोलते हैं कंडीशनल परफॉर्मेंस ऑफ द अदर। तो सामने वाला परफॉर्म करे तो हम भी परफॉर्म करेंगे। ओके, पहली बात तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट आया भी तो देखो ये वर्डिंग जो है ना सफिशिएंट रहेगी रीडिंग के लिए। जब भी आपको पढ़ाई करनी है तो स्टडी आप लोग इस पर्टिकुलर वर्डिंग से करना, नीचे एनालिसिस पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ये काफी रहेगा। ओके, और क्या बोला है, इफ ए इन द अबव मेंशन्ड एग्जांपल इज अनविलिंग टू डिलीवर द राइस ऑन पेमेंट, मतलब पेमेंट तो मिल गया लेकिन वो डिलीवरी देने नहीं वाला था, ए विल बी गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। तो वो तो भाई ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के लिए गिल्टी होगा क्योंकि उसने पैसा दिया, आपने उसे राइस नहीं दिया, तो ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड ब्रीच वुड रिलाइव बी ऑफ द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। और कोई अगर ब्रीच करता है तो हमने तो पहले ही पढ़ा, हम अपने ऑब्लिगेशन से रिलाइव हो जाएंगे, हमको हमारा ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये यहां से कहां ब्रीच में घुस गया, अब इसी को पता ये ऐसे कहां लेके जा रहा है। बट मेरे हिसाब से आप ये इतने स्टडी कर लोगे, आई होप मोर देन इनफ, ये आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो सिंपली स्पीकिंग सेक्शन 51 इतना ही बोलता है, when the reciprocal promises to be performed simultaneously, जब आपको रेसिप्रोकल प्रोमिसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने हैं, नो प्रोमिसर नीड टू परफॉर्म, प्रोमिसर को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहेगी, अनलेस द प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। अगर प्रोमिसी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए रेडी और विलिंग होगा तो ही फिर प्रोमिसर को अपनी परफॉर्मेंस करनी चाहिए, अदरवाइज ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज पर्टिकुलर प्रॉमिस ओवर देयर। आई होप सबके दिमाग में गया होगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ओके, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। When the order of performance of reciprocal promises is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order. And where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of transaction requires. Okay? अब ये क्या होता है, मैं इसको लगाता हूं नोट्स के फॉर्म में आपको बना के दे दूंगा। ओके, सेक्शन 52, सेक्शन 52 का है बच्चों, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कैसे आपने परफॉर्मेंस करनी चाहिए, इसका है सेक्शन 52। इसको मैं लिखता हूं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसके दो पार्ट करेंगे, ठीक है। दो पार्ट क्यों कर रहे हैं, अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर दिया कि भाई कौन पहले परफॉर्मेंस करेगा, ये ऐसा फिक्स कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा इन दैट ऑर्डर। परफॉर्मेंस शुड बी मेड, परफॉर्मेंस शुड बी मेड इन दैट ऑर्डर, इन दैट ऑर्डर। ओके, हाँ चलो बताओ क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मान लो भाई ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस आपके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से फिक्स्ड है कि कौन पहले परफॉर्मेंस करेगा, अगर ये बातें पहले से फिक्स्ड है कॉन्ट्रैक्ट में, तो परफॉर्मेंस शुड बी मेड इन दैट ऑर्डर, तो उसी ऑर्डर में आप लोगों ने परफॉर्मेंस करनी चाहिए। इज दैट क्लियर? और अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, ओके, मतलब क्या बोल रहा हूं, अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कहां पे फिक्स नहीं किया गया, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं किया गया, तो फिर आपने क्या करना, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, performance should be made, performance is to be made. ओके, तो बच्चों इसका पूरा क्या मतलब निकाल सकते हैं, कैसे हम इसे और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो पहले आप समझ के लेना। पहली बात तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस का मीनिंग दिमाग में डालो
किसने पहले परफॉर्मेंस करना, किसने बाद में परफॉर्मेंस करना, ये हो गया ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट में पहले से फिक्स्ड है तो परफॉर्मेंस वैसे ही करो, और अगर फिक्स नहीं है तो फिर जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बोलता वैसे आपने करना चाहिए। 2-3 एग्जांपल दूंगा, दिमाग में आपके बैठ जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात। अब मान के चलो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओके। जैसे आप लोग मान सकते हो कि भाई आप लोग फ्लिपकार्ट से कोई पर्टिकुलर गुड्स मंगा रहे हो, ठीक है। आपके लिए मान लो आप टी शर्ट या जो भी आपको लगता है ना, आपके कपड़े आप लोग मंगा रहे हो, कहां से बताना, आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो। अच्छा, मैं क्या ब्रांड एम्बेसडर हूं फ्लिपकार्ट का? नहीं, अमेजॉन से भी मंगा सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ऐसा मान के चलो आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, कोई शर्ट टी शर्ट जो भी आपको ड्रेसेस लग रहे हैं तो आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं था, तो फिर क्या करना पड़ता है आप ही मुझे बताओ। जब कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं होता, आपको पहले पेमेंट मारनी पड़ती है, फिर जाके आपको क्या मिलता है बताना, आपको वो पर्टिकुलर ड्रेस जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड है। कैसे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड है? पहले तुम पैसा निकालो, अरे बात समझ रहे हो क्या, पहले तुम पेमेंट करो फिर हम डिलीवरी लेके आएंगे, अरे बात समझ रहे हो। दिस इज द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कुछ आप लोग देखोगे कि कुछ कुछ जगह पे आपको समझ में आएगा कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होता, तो वो बंदा पहले डिलीवरी देता फिर आप कैश देते, तो वहां ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, पहले डिलीवरी दे फिर मैं पैसे देता, ये ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस होगा। तो ये फिक्स्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जहां कैश ऑन डिलीवरी नहीं है वहां आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा और फिर बंदा आपके पास में डिलीवरी लाएगा। तो इन शॉर्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस फिक्स्ड है कि भाई किसने पहले परफॉर्म करना, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया, फ्लिपकार्ट में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये फ्लिपकार्ट के कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो गया कि आपको पहले परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, आपको पहले जेब से पैसा निकाल के देना पड़ेगा और फिर फ्लिपकार्ट वाला डिलीवरी लेके आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। लेकिन जब कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होता तो तब भी फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट होता, बट क्या फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट होता कि वो पहले डिलीवरी लेके आएगा और फिर आप लोग उसे बाद में क्या देने वाले, पैसा देने वाले, ओके। तो यहां भी ऑर्डर फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट है। तो याद रखो, जहां जहां पे भी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, किसने पहले करना किसने बाद में करना, ये अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से फिक्स्ड होगा तो आपने आपकी परफॉर्मेंस उसी वे में करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर नॉट फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका परफॉर्मेंस कौन पहले करेगा ये फिक्स नहीं है, तो तब क्या करना, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ओके। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आप लोग क्या करते हो बताना, आप लोग परफॉर्मेंस करते हो, ओके। आप बोलेंगे सर एक एग्जांपल दो, और ज्यादा दिमाग में जाएगा। अभी तो खैर लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन तो ठीक है अनलॉक हो गया है, बट फिर भी ये रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, वहां पे आप लोग जाके अभी बैठ सकते हो क्या? नहीं बैठ पाते हो, पार्सल वगैरह ला सकते हो, बात अलग है। बट प्रायर टू दिस लॉकडाउन आपको भी पता है, आप मस्त पैकी कोई रेस्टोरेंट में जाके बैठते होंगे, खाना वाना दबा के खाते होंगे। मेरे को एक बात बताओ, लेट्स से ये सब बीमारी वगैरह दूर हो गई, हम लोग वापस से पहले जैसी लाइफ जी रहे एंड हम लोग एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में बैठे, ओके। आप मुझे बताना, उस रेस्टोरेंट में पहले खाना खाओगे या पहले पैसा पे करोगे? तो बात बड़ी सिंपल सी पूछ रहा हूं, पहले खाना खाओगे या पहले पैसा पे करोगे? तो जवाब निकलता पहले खाना खाते, ओके। क्योंकि हम कितने का खाना खाएंगे हमको भी नहीं पता होता, तो पहले खाना खाया जाता है, फिर बाद में बिल निकाल के हम लोग देते हैं। अगर तुमको समझ रहा होगा, ये ऐसा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स नहीं है। वहां होटल वाला हमको बोलता क्या, हाँ चल पहले तू खाना खा उसके बाद पैसे निकालना, ऐसे तो कभी नहीं बोलता। तो इसका मतलब हुआ हम कॉन्ट्रैक्ट में कभी फिक्स नहीं करते कि कौन पहले परफॉर्म करेगा। तो जब पहले परफॉर्मेंस कभी फिक्स नहीं हुई, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कैसे करना, इट इज नॉट फिक्स्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम क्या करना बच्चों आप लोग, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन का नेचर जैसा वैसा आपने परफॉर्मेंस कर देना।
जैसे खाना खाना, ये खाना खाने के बाद आपका बिल डिसाइड होगा, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेज दैट पहले खाना खाओ बाद में पैसा पे करो। इन शॉर्ट, जहां पे तुम्हारा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स ना हो, वहां नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ओके, तो ये रहा आपका ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ओके, कौन पहले परफॉर्म करेगा कौन बाद में करेगा, ये दिया गया है सेक्शन 52 के अंदर। और 52 ने बनाए कितने पार्ट, दो पार्ट में पहला पार्ट कौन सा, अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट हो तो जैसे फिक्स हुआ वैसे आपने परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स ना हो तो फिर आपके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कर दो। जैसे मैंने बताया रेस्टोरेंट में खाना खाना है, वहां पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इतना ही बोलता, पहले खाओ बिल फिर बनेगा और फिर आप लोग पैसा पे करोगे। ओके, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं अभी। When the order of performance of reciprocal promise is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order. जब आपका ऑर्डर ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इज एक्सप्रेसली फिक्स, मतलब आपने राइटिंग में या ओरली पहले से फिक्स करके रखा, तो दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर, मतलब फिर आपको परफॉर्मेंस उसी ऑर्डर में करनी चाहिए। एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, और जहां ऑर्डर फिक्स नहीं किया गया है, दे शैल बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर इन विच द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। तो भाई जब कुछ नहीं लिखा तो जैसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वैसे आपको वहां पे क्या करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ योर रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ओके, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 52। एग्जांपल दिया है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस for B at a fixed price. A's promise to build the house must be performed before A's promise to pay for it. तो इसका मतलब क्या हुआ, A ने कॉन्ट्रैक्ट किया B के साथ कि भाई मैं तेरे को घर बना के दूंगा, तू मेरे को बाद में पैसा दे। तो यहां एक्सप्रेसली डिसाइड हुआ कि पहले A अपना काम करेगा और फिर बाद में B उसे पैसा देगा। तो जब एक्सप्रेसली आप ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स कर रहे तो आपको परफॉर्मेंस वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे आप लोगों ने डिसाइड करके रखा है, फिक्स करके रखा है। आई होप दिमाग में गया होगा। अब इसका एनालिसिस भी आपको दिया है। द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में समटाइम बी इंडिकेटेड नॉट एक्सप्रेसली, कभी कभी हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सप्रेसली ना बताई गई हो बट बाय द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, बट कभी कभी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से जाना जाता है कि भाई कौन सा परफॉर्मेंस पहले होना चाहिए। जैसे A and B contract that A shall make over his stock in trade to B at a fixed price. B promises to give security for the payment of price. A और B में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि A क्या करेगा, स्टॉक उसका जो भी पड़ा है वो B को बेचेगा और B बोलता है मैं पैसे देने की बात करता हूं। A's promise to make over his stock did not be performed until the security is given by, for the nature of transaction requires that A should have security from B before he delivers the stock. तो इन शॉर्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बोलता है भाई जब तक ये सिक्योरिटी नहीं देगा पैसे की तब तक ये क्या नहीं करने वाला, परफॉर्मेंस नहीं करने वाला। तो जहां पे एक्सप्रेसली आप कुछ डिसाइड नहीं करते तो वहां नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। ओके, अब देखो यहां आप जितने भी ये सेक्शंस देखोगे ना तो बच्चों इनका जो बेयर एक्ट है ये बेयर एक्ट सफिशिएंट है समझने के लिए, तो आप यहां के एनालिसिस ना भी देखो तो भी चलेगा। ओके, हाँ ऊपर का आपको समझ गया, बात खत्म हो गई वहीं पे। ओके, आगे लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। ओके, मतलब क्या हो रहा है, कोई एक पार्टी है जो प्रिवेंट कर रही है एक इवेंट को जिस इवेंट पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट एक चीज पे डिपेंडेंट है, एक इवेंट पे डिपेंडेंट है और एक पार्टी उस इवेंट को ही प्रिवेंट कर रही। अरे बात को समझ रहे हो, एक पार्टी उस इवेंट को ही प्रिवेंट कर रही। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 53। तो ये हमको कहां पढ़ना है, सेक्शन 53 के अंदर। तो देखो क्या बोला गया,
व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है, तो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर पार्टी, और जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रिवेंट कर रही है फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable at the option of party so prevented, okay, and he is entitled to compensation from the other party for any loss he may sustain in consequence of the non performance of the contract, okay। अब ये चीज आपको समझ के लेनी बड़ी जरूरी है। मैं आपको पहले भी बोलता था कि voidable contract सिर्फ कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, बस इतने ही रीजन से नहीं होता, और कुछ रीजन है विच आर गिवन अंडर सेक्शन, या मैं बोलता था आपको गिवन अंडर यूनिट 4, तो ये वो बारी आ गई, ओके। तो यहां पे आपको अलग से समझ के लेने की जरूरत है, तभी आप लोग अंदर का जान पाओगे, ओके। तो हम लोग एक बार समझ के लेते कि यहाँ पे एग्जैक्टली दिया क्या गया है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूं। अब बच्चों मान के चलो एजे या एएस, एएस कौन? अरिजीत सिंह, ठीक है। अब ये अरिजीत सिंह तुमको भी पता है 20 अगस्त को हमारे जालना आने वाला था। आप लोग उसे बुला रहे थे, कहां पे बताना? हमारे जालना में बुला रहे थे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ उसके साथ में, एंड इवन वो भी रेडी है 20 अगस्त को हमारे जालना आने के लिए, ओके, ही इज रेडी। उसको जालना में आने के बदले लेट से आप लोग देने वाले हो 5 लाख रुपए, एक शो करेगा आके यहाँ पे कॉन्सर्ट करेगा, और लेट से आप लोग 5 लाख दोगे। मेरे को उसकी फीस नहीं पता, शायद ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, बट हम टेंटेटिवली पकड़ रहे भाई, आप लोग उसे कितने दे रहे हो? 5 लाख रुपए दे रहे हो, 5 लाख रुपीस दे रहे हो, काय के लिए? आके गाना गाने के लिए, ठीक है। अब ऐसा ये पर्टिकुलर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 30 अगस्त को यहां पे आके उसने परफॉर्मेंस करनी थी, और हुआ इसे आपके पास ये 5 लाख का कहीं से भी जुगाड़ होने की प्रोबेबिलिटी नहीं नजर आ रही। तो आपको लगा कि यार ये एक बार अरिजीत यहाँ पे आ गया, 5 लाख के तो अपने वांदे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी बताना? इसको पैसे देने में तकलीफ होगी। तो आप क्या कर रहे बच्चों? ये बंदा जो रेडी था 20 अगस्त को हमारे जालना आने के लिए, अब आप पूरा ट्राई करने लग गए हो, और ट्राई करने के क्या के लिए कर रहे हो बताना? इसको जालना आने से रोकने के लिए, ओके, ट्राई टू स्टॉप। अगर आप ऐसे किसी पार्टी को उसका परफॉर्मेंस करने से प्रिवेंट कर रहे हो, तो इस पार्टी के हिसाब से, माने अरिजीत सिंह के हिसाब से, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बताना? वॉइडेबल बन जाएगा। तो फिर अरिजीत चाहे तो क्या कर सकता है बताना? कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। अगर उसे पता चला कि आप लोग उसे प्रिवेंट कर रहे हो फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, देन एट एनी टाइम ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। वो बंदा क्या कर सकता है? अपना कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है, ओके। तो फिर हम लोग इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? जब कोई एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस करने वाली होगी और आप ऐसा इवेंट प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो जिसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट था, तो उस सामने वाली पार्टी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या बनने वाला? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी बिकमिंग व्हाट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप सबके दिमाग में जा रहा होगा। तो हमेशा याद रखना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अपना वो कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, बस उतने पे डिपेंड नहीं करता, ऐसी चीजों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसी को आप कोई परफॉर्मेंस करने से रोक रहे, प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे, तो बचो, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी के हिसाब से बनने वाला है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब यहां पे अच्छे से पढ़ो तो और ज्यादा आपके दिमाग में जाएगा। देखो, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise। मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, जैसे अरिजीत आके गाना गाएगा, आप उसे पैसे दोगे, एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर, और एक पार्टी दूसरे पार्टी को रोकती है फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से क्या करती है बताना? रोकती है पार्टी। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा,
एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, मतलब जिस पार्टी को प्रिवेंट किया गया उस पार्टी के हिसाब से वो वॉइडेबल बनेगा। ओके, सो प्रिवेंटेड मतलब जिसको रोका गया उस पार्टी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस ही मे सस्टेन इन कंसिक्वेंस ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे अरिजीत के हिसाब से वॉइडेबल बनेगा, अवॉइड भी कर सकता और इवन आपसे क्या कर सकता है बताना, जो भी उसे लॉस हो रहा वो लॉस की भी वसूली आप लोगों से कर सकता। कौन? अरिजीत सिंह। इज दैट क्लियर? तो फिर ये हुआ आपका सेक्शन 53। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, 2 एग्जांपल देके रखे, इनको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। A and B contract that B shall execute some work for A for 1000 rupees। मतलब A और B में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि B कुछ काम करेगा A के लिए 1000 रुपए में, 1000 रुपीज में काम करेगा। B is ready and willing to execute the work accordingly। फिर B तो भाई रेडी था काम करने के लिए, बट A prevents him from doing। ओके, अब A क्या कर रहा है, उसे रोक रहा है काम करने से। क्यों? उसको पता है कि उसने काम कर दिया तो अपने को जेब से 1000 रुपए निकाल के देने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंगली अब A उसे क्या कर रहा है, प्रिवेंट करता जा रहा है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ B। अब आप किसको रोक रहे हो? B को रोक रहे हो ना, तो फिर B के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वॉइडेबल बनेगा। सो इफ ही इलेक्ट्स टू रिजाइन इट, अगर वो उसे रिजाइन करना चाहता है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम A compensation for any loss which he has incurred by its non-performance। तो वो रिजाइन भी कर सकता और आपसे पैसे वसूल भी कर सकता, काय के? लॉस के। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल दिया है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर, टिम्बर एक लकड़ी का नाम होता है। द सेलर इज टू कट एंड कॉर्ड इट, मतलब सेलर इसको कट करेगा और कॉर्ड करेगा, छील देगा। whereupon buyer is to take it away and pay for it, और बायर इसे क्या करेगा, लेगा और पैसे देगा। ओके, द सेलर कॉर्ड्स ओनली अ पार्ट ऑफ द टिम्बर एंड निग्लेक्ट्स टू कॉर्ड द रेस्ट। उसने कुछ पार्ट कॉर्ड कर दिया और बाकी का छोड़ दिया। इन द इवेंट द बायर मे अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द सेलर फॉर एनी लॉस फ्रॉम नॉन परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे उसका काम क्या था सेलर का, कि भाई उसने अगर टिम्बर काटी है तो उसको पूरा कॉर्ड करके देना चाहिए, बट उसने कुछ पार्ट को कॉर्ड किया और बाकी को छोड़ दिया, तो फिर वो बायर क्या कर सकता है, इसे रिफ्यूज कर सकता है। ओके, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस करी है क्या, नहीं, जैसा प्रॉमिस किया वैसी परफॉर्मेंस नहीं करी। तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो बताना, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हमने यहाँ पे 3 सेक्शन देख डाले, फटाफट बोलो। सेक्शन 51 कौन सा था? Promiser not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing to perform। मतलब जब तक promisor ready and willing नहीं है अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, तो तब तक promiser को कोई परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये हमने 51 में देखा। 52 में क्या देखा? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो इसका मतलब क्या है, आपको कैसे कैसे प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो हमने उसके किए 2 पार्ट। पहला पार्ट हम लोगों ने क्या किया बच्चों, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से स्पेसिफाइड हो तो आपको उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, और जहां परफॉर्मेंस का ऑर्डर फिक्स ना हो तो वहां नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। एग्जांपल जैसे होटल में पहले खाते हो फिर देते हो। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है और एक पार्टी दूसरे पार्टी को परफॉर्मेंस करने से स्टॉप कर रही है, रोक रही है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनने लगेगा, वॉइडेबल बनेगा उस सामने वाली पार्टी के हिसाब से। और वो सामने वाली पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। इज दैट क्लियर? और ना सिर्फ कैंसिल करेगी बल्कि उसे जो भी लॉस हुआ वो लॉस की भी क्या कर सकती है बताना, रिकवरी कर सकती है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट 51, 52 एंड 53। ओके, और अब जो रिमेनिंग सेक्शन बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।